माय पेपर के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जब भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन के लिए पैसे लोगे तो फिर मोदी की जीत की दुआएं मांगनी पड़ेंगी। इसराइल से इमदाद लेते हो तो इसराइल की मदद तो करते होगे। नाज़रीन, ये वो इल्जाम जो नानी 420 और डीजल ने इमरान खान पे लगाए हैं। जब अदालती सजा याफ्ता और अदालती मराहत याफ्ता करप्शन के जुराइम में कन्वेक्टेड सजा याफ्ता मुजरिमा डंके की चोट पे झूठों के अंबार लगा के कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं इसे इसकी जुबान में जवाब दूं। नाज़रीन, पीटीआई नवाज शरीफ के खिलाफ इंडिया और इसराइल से पार्टी फंड्स लेने के सबूत हासिल करके इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है, लेकिन ये लोग इतने शातिर और मक्कार हैं कि बोली बाली कौम का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जब नून लीग की फंडिंग स्टोरी खुलेगी तो फिर मजलूमियत का एक नया ढोंग रचा के अवाम को ये बावर कराया जाएगा कि अदारे उल्टा खेल खेल कर पीटीआई को बचा गए। फंडिंग पीटीआई की थी लेकिन नून लीग के खाते में डाल दी गई। आलमी शोहरत याफ्ता मफरू डाकू और इसकी बेटी इस वक्त अपनी दागदार शोहरत के हाथों पूरी दुनिया में रुसवा हो चुके हैं। ये दुनिया में कहीं भी जाएं तो इनकी करप्ट शोहरत इनका इस्तकबाल करती है। लफाफा सहाफियों पे लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी किसी मारूफ शख्सियत के मुंह से अच्छाई का एक लफ्ज तक नहीं निकलवा सके और मारूफ सहाफियों की बेगैरती और बेहिस्सी का ये आलम है। आज प्रेस बीफ के दौरान ब्रॉडशीट के सीईओ मौसवी को एक पाकिस्तानी लफाफा सहाफी से कहना पड़ गया कि आई थिंक यू आर बीइंग पेड बाय नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की अनलीगल पार्टी फंडिंग की तवील दास्तान इंडिया, इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, उसामा बिन लादेन से होती हुई मेहरान बैंक तक चली जाती है। माफिया फंडिंग में भी बड़े बड़े नाम शामिल हैं। पाकिस्तान में मुल्क रियाज और मंशा जैसे किंग मेकर नवाज शरीफ पे हमेशा इन्वेस्ट करते रहे हैं। 2018 में नवाज शरीफ की हार पे इंडिया में सफ मातम बिछ गई और इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि हम नवाज शरीफ पे इन्वेस्ट करते रहे हैं। इस बार भी इन्वेस्ट किया था लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। हमारी कौम की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्द भूल जाती है, इसलिए ये याद दहानी की छोटी सी काविश है कि मत भूलिए इनको, ये वो डायनासोर हैं जो बड़े बड़े रेलवे ट्रैक तक गार्डर्स टी आयरन में तब्दील कर गए। इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज करती हूँ कि अंग्रेज 11,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक छोड़ के गया था जो अब सिर्फ 7,000 किलोमीटर है। किसके हाथों पे लहू तलाश करें, सभी तो नंगे हैं। जिसे भी कंगालो अरबों की कहानी निकलती है। मामूली से मामूली ऑफिसर का तर्ज जिंदगी देख लो तो 8-8 गाड़ियां घरों में खड़ी हैं। बड़े लोगों की तो बातें ही अलग होंगी जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग तसव्वुर भी नहीं कर सके। अगर तारीख पे नजर डाली जाए तो ये बात समझ से बालातर है कि 1947 से 1969 तक दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क इतनी तेजी से जवाल पजीर हुआ कि आज हम 112 अरब डॉलर के मकरूज हैं। मैंने बहुत तहकीक की तो मेरे नाकस जहन में बस दो ही चेहरे उभरते हैं, भुट्टो और नवाज शरीफ, क्योंकि 1971 के साने के बाद हमने दो ही सितारे बार बार देखे हैं। तीसरा सितारा जल्दी बुझ गया लेकिन विरासत में एक खूनखार बेरिया छोड़ गया जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को इतनी बेदर्दी से लूटा कि पूरी दुनिया में महलात खड़े कर दिए। मैं पूरे वसूख से कहती हूँ कि अगर हमारे मुल्क में ये मकरू बदबूदार जमहूरियत ना होती तो शायद आज हम दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे होते। ये इन्हीं लोगों का कमाले इश्क है कि हम अगले 100 साल तक लोगों के फेंके टुकड़े खाते रहे हैं और हमारे बच्चे 7 साल की उम्र में खून जमा देने वाली सर्दी में 2-2 रुपए की पेंसिलें बेचते रहेंगे। मरियम साहिबा 65,000 किनाल के घर में रहती हैं। लाहौर मॉडल टाउन में 4-4 किनाल के छोटे छोटे घर अलग हैं। बिलावल साहब के घर का अंदाजा नहीं लेकिन मुल्क के हर बड़े शहर में बिलावल हाउस के नाम पे एकड़ों पे घर मौजूद हैं। फजलुर रहमान एकड़ों के घर में रहते हैं। हजारों एकड़ अर्जी और फॉरेन बैंक अकाउंट्स अलग हैं। एक एमएनए के इलेक्शन पे 50 करोड़ से 1 अरब तक खर्च आता है। जरा सोचिए कि क्या ये सब कुछ आपके दुखों का मदावा करने के लिए करते हैं? क्या इतने अजीम और अमीर कबीर लोगों के दिल में इस मुल्क और कौम का इतना दर्द है कि ये सर्दी गर्मी धूप बर्दाश्त करते हुए आपके लिए आसानियों की तलाश में है? यकीन कीजिए ये दुनिया के सफाक तरीन दरिंदे हैं जो इस मुल्क के वसाइल पे काबिज हैं। ये सिर्फ अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। इन्हें मासूम और बोली बाली अवाम से कोई हमदर्दी नहीं, बस अपनी दौलत और हवस इक्तदार से दिलचस्पी है। इमरान खान ने वजारत दाखिला शेख रशीद के हवाले की तो चहमगोइयां शुरू हो गयी कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं, इसलिए ब्रिगेडियर साहब को हटा दिया। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। शेख रशीद बड़े ज़ेरिक सियासतदान हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि 11 जमाती डाकू टोले से कैसे निमटना है। परसों इन्होंने पीडीएम को रेड जोन में जलसा करने की इजाजत दे दी। लोग इसे भी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करार दे रहे थे, लेकिन शेख रशीद बाम चुके हैं कि अब पीडीएम में कोई दम नहीं। टोला आहिस्ता आहिस्ता इस तहरीक से जान छुड़ाने के चक्कर में है। टोला धीरे धीरे सिरक रहा है। 2 लाख के मजमा की उम्मीद थी जो 4-5 हजार के इज्तिमा पे जाके खत्म हुई। इस नाकामी पे फजलुर रहमान और मरियम साहिबा से ताजियत का इजहार ही किया जा सकता है। वैसे नून लीग बड़ी बदकिस्मत जमात है, हर कार्ड इस्तेमाल कर चुकी है। गरीब कार्ड, करप्शन कार्ड, मजहब कार्ड और अब बात फतवा कार्ड पे
आ चुकी है। अब ये छुपते फिर रहे हैं, लेकिन दुनिया के किसी कोने में इज्जत से पनाह नहीं मिल रही। इनके लिए ये दुनिया ही जहन्नम बन चुकी है। मॉडल टाउन के शहीदों का खून और दर्द बड़ी चीखें इनका पीछा कर रही है। जहाँ से भी गुजरते हैं हर तरफ से चोर चोर आवाजें पीछा करती रही हैं। पाकिस्तान ही इनकी जाय पनाह है, जहाँ ये बड़े खौफ से रह सकते हैं। इसलिए ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया की मदद लेकर दोबारा इक्तदार में आ जाए। लेकिन मेरा कभी ईमान है कि जिस भयानक जुर्म का ये इर्तिकाब कर चुके हैं, दोबारा कभी इक्तदार में नहीं आएंगे। अब जेल ही इनका मुकद्दर है। आप खुद देखिए, एक मामले से निकलने की कोशिश करते हैं तो दूसरा मामला गले पड़ जाता है। अवाम में भागते चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन फिर दूसरा मामला सामने आ जाता है। अभी पनामा स्कैंडल्स की जिद से निकले नहीं थे कि ब्रॉडशीट का मामला निकल आया। ब्रॉडशीट शायद पनामा से भी बड़ा स्कैंडल निकले। ब्रॉडशीट से निकलेंगे तो शायद कोई और मामला निकल आएगा। ये और कुछ नहीं, बस खुदा की पकड़ है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तमाम शरीफ फैमिली और चंद मारूफ सियासतदानों के पास कोई 80 अरब डॉलर की दौलत है और इस वक्त मुल्क का टोटल कर्जा 112 अरब डॉलर है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया। ब्यूरोक्रेसी की दौलत अलग है। हर ब्यूरोक्रेट जब रिटायर होता है तो बकिया जिंदगी गोरियों के जुर्मट में गुजारना पसंद करता है। अमेरिका, बर्तानिया, स्विट्जरलैंड जैसे पुरफिजा मकामात पे जिंदगी गुजारना पसंद करता है, लेकिन जब मरता है तो वसीयत कर जाता है कि मुझे पाक सरजमीन में दफन किया जाए। महमूद अचकज़ई ने मरियम साहिबा की मौजूदगी में लोगों को बगावत पे उकसा चुका है। इस अफगानी निजात पाकिस्तानी को सरेआम फांसी देनी चाहिए। इनकी हर्जा सराई पाकिस्तानी मुल्क की सलामती के अदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर इस तरह गैर मुल्की रॉ एजेंट पाकिस्तानी स्टेज पे खड़े होकर बगावत की कोशिश करते रहे तो मुल्क किसी भी वक्त बहुत बड़े इंतशार का शिकार हो सकता है। फजलुर रहमान बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। इनकी कोई धमकी कारगर साबित नहीं हुई। नून लीग ने इन्हें इस्तेमाल किया, लेकिन नून लीग को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इसलिए मौलाना कारगर साबित ना हो सके। इनके पास अब सिर्फ धमकियां बची हैं कि जाली हुक्मरानों को घर भेज देंगे, हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, मुल्क के इदारों की तबाही कर देंगे, लेकिन वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। पंजाब से तो नाकाम होके खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास 15 से 20 हजार लोग हैं। इन्हें वो इस्लामाबाद ला सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ऐसी कोशिश की तो इनका हशर साबिका वजीर आला परवेज खटक जैसा होगा। शायद आपको याद हो कि जब वजीर आला साहब बड़े तमतराक से इस्लामाबाद पे दावा बोलने चले थे तो पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की अंधाधुंध जहरीली शेलिंग ने इनका वो हशर किया जो तारीख का हिस्सा बना रहेगा। फजलुर रहमान साहब के पास तो वैसे भी बोले वाले लोग हैं, वो कहाँ बर्दाश्त कर सकेंगे। अलबत्ता फजलुर रहमान कुछ बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि हुकूमत की 40 लाख की लस्सी इसके मटके में मौजूद है। पीडीएम की हालत ये है कि इस्तीफे देने वाली आज ज़मनी इलेक्शन की जीत की खुशी का जश्न मना रहे हैं। मरियम साहबा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। यूटर्न पे यूटर्न, हुकूमत भी गिरानी है, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश नहीं करनी, इस्तीफे भी देने हैं, लेकिन ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है। कोई रास्ता वाज़िया नहीं कि मरियम साहबा चाहती क्या है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी कमजोर और करप्ट अपोजिशन नहीं देखी। हर पल बदलते फैसले इनकी कमजोर इखलाकी पोजीशन की दलील है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।